नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें से जो है 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो आपका धौलावीरा में पाई गई है, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो आपको पता है कैवल्य जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा क्या, जैन धर्म के। यहाँ पर जो है कैवल्य का अर्थ होता है आपका पूर्ण ज्ञान, यानी जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। जो है महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो 12 वर्षीय कठोर तपस्या के बाद जो है कैवल्य प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। यह जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र को जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। इन्होंने जो है आपका लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य के प्रागज्योतिष के रूप में जाना जाता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, असम के थे। जो है ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, हौज सुल्तानी जलाशय का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था। किसका निर्माण? हौज सुल्तानी का निर्माण। इसमें जो है राजाओं का जलाशय कहा जाता है सही से, और इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने दिल्ली में करवाया था। अगला क्वेश्चन, सांथल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? छठा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा यह जो है आपका 1855-56 में जो है सांथल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा 1855-56 में। इसके मुख्य नेता की अगर हम बात करें तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, 4 नेता इसके जो है आपके प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है आपका बजट लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में। यह जो है 7 अप्रैल 1760 को भारत का पहला बजट पेश हुआ था। यह भी क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। और ये जो है का CF एंड्रयूज जो है, इसके जो है आपके कहने पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी भारत जो है 1915 को लौटे थे। ये भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन का यही है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कब? 9 जनवरी 1915 को कितने वर्ष बाद लौटे थे? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 21 वर्ष में। और किसके कहने पर? जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, एंड्रयूज के कहने पर जो है लौटे थे। अगला प्रश्न है आपका, शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे जो है अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन यहाँ से बी से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो एक्ट, जो कि 1909 में आया था। मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 12 शासन अधिनियम 1909 भी इसे कहा जाता है। इसमें जो है मुस्लिम के लिए अलग मतदान की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, मदुरई को जो है पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से 5वां ग्रह कौन सा है? ठीक है ना, यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह है या सूर्य से 5वां ग्रह होता है। यानी सूर्य से दूरी की अगर हम बात करें तो ग्रहों का जो है पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है,
तब मंगल होता है, तब बृहस्पति होता है, तब शनि है, तब अरुण है, तब वरुण है। इस तरह से क्रम भी आपके पेपर में बार बार पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल पहला सही है, यानी पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। और जो है यहाँ पर 74.4 दिया गया, यह सभी की साक्षरता दर है, ना कि महिलाओं की। इन महिलाओं की बात करें तो 65.46% जो है महिलाओं की साक्षरता दर है, और पुरुषों की बात करें तो 82.14% पुरुषों की जनसंख्या जो है साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलार की खानों में जो है सोने के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, जो कि कर्नाटक राज्य में कोलार की खाने हैं। ये भी क्वेश्चन आता रहता है। अगला प्रश्न, भारत वर्ष में खरीफ की फसल कटाई वर्ष के कितने महीनों में की जाती है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से अगले पेज पर देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, सितंबर अक्टूबर में की जाती है। यह जो है भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, आपको पता ही है, रबी, उसके बाद खरीफ, उसके बाद जायद। ये रबी की फसल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, और जो है यह इसकी कटाई की अगर हम बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में हो जाती है। खरीफ की फसल की बात करें तो जून जुलाई में बोई जाती है, और इसकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में की जाती है। यहीं जायद फसलों के बारे में देखें तो यह मार्च जून से जून तक उगाई जाती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः जो है सब्जियां आती हैं। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवाओं पर लागू जीएसटी की दरें कितने हैं, यानी जीएसटी कितने कितने दरों पर लागू होती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है ना, सबसे बड़ा जीएसटी का परसेंट दर है आपका 28%। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपके गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है, और इसका गठन की अगर हम बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, रेपो दर में वृद्धि हो सकती है। ठीक है ना, रेपो दर में वृद्धि। रेपो दर क्या होता है? जिस दर पे जो है बैंक किसी दूसरे बैंक को ऋण देता है वो आपका रेपो दर कहलाता है। ठीक है, और रिवर्स रेपो दर वही होता है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को जो है ऋण देता है, वह आपका रिवर्स रेपो दर होता है, जितना ब्याज लेता है। अगला प्रश्न, भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में। सही जवाब हो जाएगा 19 जुलाई 1969 को पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। और दूसरी बार जो है अन्य 6 बैंकों का किया गया था, तो 1980 में जो है दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है आपका अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की अगर बात करें तो इसमें जो है लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में यह लाया जा सकता है, और इससे पहले जो है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाना जरूरी है कि आपका जो है महाभियोग आप पर चलाया जाता है, और इसमें कम से कम जो है 1/4 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर जरूरी है लोकसभा राज्यसभा से। बाईस नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें संविधान की कुछ अनुसूचियां दी गई हैं और उन पर क्या क्या विषय दिए गए हैं यहाँ पर देखते हैं। पहला दिया गया चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में आपके
आपका यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का आवंटन दर्शाया गया है, यानी पहले को तीसरे में बनाया। छठी अनुसूची की बात करते हैं, इसमें जो है जनजातियों के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, यहाँ पर हो जाता है। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपके 22 भाषाएं जो हैं इसका वर्णन किया गया है, तो जो है भाषा पर आ जाता है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है भूमि सुधारों का वर्णन किया गया, जो कि इसमें जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी। तो इस तरह से मिलाएंगे, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। यहाँ से सी होगा, पहले का तीसरा से, दूसरे का चौथा से, तीसरे का दूसरा से और चौथे का पहला से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 घ देता है। आर्टिकल 243 डी में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था? प्रस्तावना को, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विवाद है, बार बार यह पेपर में आपके छपता रहता है, जो कि आपका 1973 में हुआ था। इसमें जो है मौलिक अधिकारों को जो है संरचना संविधान ने स्वीकार किया गया था कि संविधान का अंग है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो यह आपका ले सकता है भाग। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? सही जवाब है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं आपके डेंटिस्ट, जिससे आपके दांतें जो उन्हें बड़ा दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति के आधार पर आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। यही बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग आपके कुकर में किया जाता है, जो है सोलर कुकर में, आँख के जांच में किया जाता है, नाक के जांच में, कान व दांत चिकित्सकों द्वारा सब किया जाता है। यहीं गाड़ी की हेलमेट के बारे में पूछा जाता है कि गाड़ी की हेलमेट में कौन सा दर्पण लगा होता है, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है, सेविंग दर्पण आदि का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है ना। यहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें वाहनों में जो है, जो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह की संरचना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, किसका? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। दिया गया है आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसे जिप्सम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से 20 हो जाएगा, क्या बोला जाता है? जिप्सम कहा जाता है। और इसका जो है रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4 × 2H2O इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में कौन सा रंग देता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला लिटमस जो है आपका अम्लीय घोल करते हैं तो यह लाल हो जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेली फिश की अगर हम बात करते हैं तो यह है आपका संघ निडेरिया होता है। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, क्या होता है? संघ निडेरिया। अब आते हैं हम लोग हिंदी के पोर्शन पर, जो है मैथ को स्किप करेंगे क्योंकि जो है PDF में आपको पूरा का पूरा मैथ मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से हिंदी के पोर्शन पर आते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से दिया है, जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसके लिए शब्द क्या है? उसे जो है आपका दुस्त बोलते हैं, दुस्तर बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए से क्या बोलते हैं? दुस्तर बोलते हैं। यही दुर्गम ऑप्शन में दिया गया, तो जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे जो है दुर्गम बोलते हैं। अगले पेज पर आएंगे आप।
प्रश्न दिया है, मोहन की कविता मौलिक न होकर क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुदित है। ऑप्शन यहाँ से इसमें क्या भरेंगे? डी भरेंगे, क्या? अनुदित। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंके की चोट पर काना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब होता है सबके सामने घोषणा करना। डंके की चोट पर काना मतलब होता है सबके सामने जो है घोषणा करना। अगला प्रश्न, पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होता है आपका परधन अधीन होता है, पराधीन। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, क्या? परधन अधीन आपका पराधीन होता है। यह जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, क्या है? यह निबंध है। आगे 51 नंबर का प्रश्न आता है आपके करंट अफेयर से। दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 ईस्वी तक सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करना है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह 1 जुलाई 2023 को पारित किया गया है। 52 नंबर का क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस व्यक्ति को पेन पिंटर, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन का बी से होगा, यह दिया गया है माइकल रोसेन को। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, माइकल रोसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF संस्था द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का वैश्विक स्तर पर रैंक कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें जो है 67वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, किसे? शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन, किस देश के केंद्रीय बैंक ने मिशेल बुलाक को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने कृषि विभाग की सहायता से संपूर्ण राज्य में किसानों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मनाया जाता है आपका 18 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, कब? 18 जुलाई। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विशिष्ट मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत किस शहर राज्य में प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है त्रिवेंद्रपुरम में हुई है, जो कि केरल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है आपका 25 जून 2023 को निम्न में से किस व्यक्ति का निधन हुआ जिन्होंने विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हैं आपके जॉन बैनिस्टर गुड नईफ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सुमार बांग्ला की रचना किसने की थी? इसका जवाब है आपका ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा, यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर।
यहीं देखें तो यह गीत जो है वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान जो है लिखा गया था। यहीं भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन की बात करें तो यह भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। अगला प्रश्न है, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है फ्लोट फेस्टिवल। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। यही तमिलनाडु के अन्य त्योहारों की बात करें तो थाई पूसम यहाँ मनाया जाता है। जल्लीकट्टू बार बार पूछा जाता है तो जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। नवरात्रि मनाई जाती है। पोंगल बार बार पूछा जाता है तो पोंगल त्यौहार भी यहीं मनाया जाता है। तो यह जो है आपका पूछा जाता है आपके तमिलनाडु से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की संसद के कितने सदनों में विभाजित किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत की सदन को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा में विभाजित किया गया। राज्यसभा जो है राज्यों की, लोकसभा को लोगों की सदन कहा जाता है। इन दोनों सदनों की स्थापना जो है वर्ष 1952 में हुई थी। इसे आप लोग ध्यान में रखिए। यहीं लोकसभा की बात करें तो इसका गठन जो है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। यह जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य मास्कट डांस है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मास्कट डांस जो है गंभीरा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा गंभीरा। 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। यह जो है गंभीरा जो है भगवान शिव का जो है एक मुखौटा शामिल किया जाता है। इसमें भगवान शिव का, भगवान हनुमान का जो है मुखौटा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न से नवाजा गया है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। यह जो है भारत के एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और इन्हें जो है वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया था। और इन्होंने जो है भारत रत्न के अलावा कई सारे जो है सम्मानित पुरस्कार पाए हैं, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप हो गया। ये सब इन्हें मिल चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, आपके स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानियां हैं। ऑप्शन यहाँ से बी से। कौन कौन है? एक तो आपको केप टाउन हो गया, यह जो है दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है। दूसरा आपका प्रिटोरिया है, यह दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी हो गई। और तीसरा आपका ब्लामफोंटिस है, यह दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। यहीं आपके ऑप्शन में ब्राज़ील दिया गया है तो ब्राज़ील की राजधानी आपकी ब्रासीलिया है। इंग्लैंड दिया गया है तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया तो यहाँ की राजधानी आपके वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, 21 मई को यह मनाया जाता है। और मई की बात करें तो 22 मई में आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 23 मई विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई की बात करते हैं तो यह आपका राष्ट्रमंडल दिवस इस दिन मनाया जाता है। आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए वो पेपर जो है अलग क्योंकि दिया गया था, क्योंकि जो है एक पेपर जो है स्कैन करने में छूट गया था, इसलिए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपका जो है वो पीडीएफ अच्छे से नहीं दिख पा रही थी। अब हम मेन पीडीएफ पर आ गए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 68 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रांची को जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। यहीं आपके ऑप्शन में नेतरहाट दिया गया तो नेतरहाट का को जो है छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बोकारो दिया गया है तो बोकारो के बारे में देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो है इस्पात निर्माण कॉम्प्लेक्स यहीं है। इसके साथ ही जो है रांची की पहाड़ियों के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। हजारीबाग ऑप्शन में दिया गया तो इसके बारे में देखें तो यह जो है झारखंड में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है। इसमें जो है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, लाई हरोबा महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लाई हरोबा महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा।
लाई हरोबा का अगर अर्थ जानना चाहें तो इसका अर्थ होता है देवताओं का अभिवादन, ठीक है ना। ये केरल की ऑप्शन में दिया है, तो केरल में जो है आपका ओट्टम थुलाई मनाया जाता है, कसाई कोथू मनाया जाता है, अर्जुन नृत्य होता है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है दमहल महोत्सव होता है, रऊफ महोत्सव होता है, बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, और कुंडा नृत्य भी यहीं होता है। ऑप्शन में राजस्थान दिया गया, तो इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर जो है गणगौर महोत्सव होता है, कठपुतली नृत्य होता है, घूमर तो आप लोग जानते हैं बहुत ही फेमस, और पड़िहारी भी यहीं होता है। अगला क्वेश्चन, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब है यह जो है आपके स्पेन का राष्ट्रीय खेल है आपका बुल फाइटिंग। ऑप्शन यहाँ पर ए पर जो है सही लगाएंगे। यहीं आपके ऑप्शन में कनाडा दिया गया, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपका आइस हॉकी है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से जो है आपका 71 से 75 तक जो है आपका गद्यांश है, इसी पढ़ के हमें आंसर देना है। तो गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। वीडियो को आप लोग एक बार रोक कर गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आगे गद्यांश आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दिया गया है आपका, कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है, किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए हैं और लेनिन ने उन्हें मूर्ति रूप दिया है। आगे देखते हैं, रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए हैं। उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर कर रहा है, किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया, बल्कि स्वयं एक निष्ठा से ऊपर आचरण करने के लिए एकजुट हो गए हैं। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा है और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों और आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रभाव के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। यह जो है आपका गद्यांश था। इस पे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से बनते हैं। 71 नंबर के क्वेश्चन पे पहले आते हैं। दिया गया है आपका, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है कर्मवाद से, यानी जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अगला प्रश्न, इस गद्यांश के लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर अगले पेज पर देखेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया गया है, यानी इनका चरित्र जो है महान क्यों है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उन्होंने उपाय तो बताया है, पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस गद्यांश के में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय पर क्या कहा है? सही जवाब है ऑप्शन डी। उन्होंने जो है उपयुक्त में से कुछ नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तटस्थ मतलब होता है आपका किनारे रहना या निष्क्रिय रहना, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। दूसरे गद्यांश पर आते हैं, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद इसका आंसर देंगे। दिया गया है आपका, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपार विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों का निर्माण करने की प्रेरणा दी। सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दशा में शस्त्रास्त्र बनाने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर
शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जाएगी, क्योंकि इसे शस्त्र शास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकेगी। निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसी कारण आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं, जिनका प्रयोग से व्यापक विनाश आसान दिखाई देते पड़ता है। अब भी परीक्षणों के रोकथाम तथा बने हुए शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। यह आपका गद्यांश है। इस पर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। इस गद्यांश में जो है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति की बात की गई है, क्योंकि जो है शस्त्रों से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्र शास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, जापान पर गिराए गए अणुबम ने दी। क्योंकि आपको पता है जापान पर जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणुबम गिराए गए थे, उसके बाद जो है जापान ने अपने हथियार डाल दिए थे। अगला क्वेश्चन, जापान की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? माफ कीजिए, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान की अजेय शक्ति को पराजित करना। जब इन पर बम गिरा दिया था तो ये लोग जो है अपनी हार मान लिए थे। अगला क्वेश्चन, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, क्योंकि पारस्परिक भय के कारण बना रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से डर रहे हैं कि कहीं हम पर यह हमला न कर दे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं, क्योंकि इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि अधिकांश जनता की और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को पूरा कर लिया गया। डीआई अगर आप चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर जो है पूरा मैथ का पोर्शन और डीआई जो है पूरा का पूरा पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।